हॅलो हाय नमस्कार मंडळी, मी मीनल अद्वैत। तुम्हाला माहिती आहे मला वेगवेगळ्या विषयांवरती बोलायला खूप आवडतं आणि वेगवेगळ्या ठिकाणांना भेटी द्यायला खूप आवडतं। प्रसिद्ध पावलेल्या अशा ठिकाणांना भेटी द्यायला खूप आवडतं। विशेषतः जे इतिहासाच्या काळामध्ये पानामध्ये जे इतिहासाचे पानं गुडूप झालेले आहेत त्यांना भेटी द्यायला खूप आवडतं। सगळ्यांनाच आपल्याला सगळ्यांना आपल्या मागे जे काही घडलेलं आहे, जे इतिहासामध्ये घडून गेलेलं आहे, तर ते शोधायला त्याच्याबद्दल माहिती करून घ्यायला खूप आवडतं। आणि आज आपण उघडणार आहोत इतिहासाची खिडकी। या खिडकीमधनं आपल्याला काय दिसणार आहे माहितीये? ही 200 रुपयाची नोट आहे आणि ह्याच्यावरती आहे साचीचं स्तूप आहे। हे साची स्तूप भीमबेटका या ठिकाणी आपण भेट देणार आहोत। साची स्तूप जे आहे तर हे इसवी सन 300व्या शतकामध्ये सम्राट अशोकाने बांधलेलं असं स्तूप आहे। भगवान बुद्धांच्या अवशेष जतन करण्यासाठी हे स्तूप बांधण्यात आलेलं आहे। तर हे अतिशय भव्य दिव्य असं स्तूप आहे। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ह्यातनं आपल्याला इतिहासाचा जो तो काळ आहे ना तो पुन्हा एकदा जिवंत होतो। त्यामध्ये काय काय घडलं तर साधारण 300व्या शतकामध्ये हे स्तूप बांधलं गेलेलं आहे सम्राट अशोकाच्या काळामध्ये। त्याच्याबद्दलची माहिती अशी की सम्राट अशोकाची जी पत्नी होती तर ती इथल्या ह्या भागातल्या एका व्यापाऱ्याची मुलगी होती आणि म्हणून हे स्तूप त्या आठवणीप्रित्यर्थ या भागाला महत्त्व येण्यासाठी म्हणून बांधण्यात आलेलं आहे। कारण सम्राट अशोकाचं अशा पद्धतीने भावनिक दृष्ट्या या भागाशी अशी हे आठवण बांधली गेलेली होती म्हणून। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे मध्य प्रदेश हे जे आहे ना, आम्ही आता सध्या आहोत भोपाळमध्ये आणि मध्य प्रदेश हे भारताचं हृदय आहे। मध्य प्रदेश हे भारताचं हृदय आहे आणि भोपाळ ही मध्य प्रदेशची राजधानी आहे। भोपाळहून साधारण 46 किलोमीटर दूर असं हा सगळा भाग आहे। तिथे गेल्यावरती बराच आवाज असतात, मोठ्या मोकळ्या हवेमध्ये आवाज पूर्णपणे कॅप्चर होऊ शकत नाही, म्हणून माहिती देण्यासाठी म्हणून मी हा इंटेरियरला व्हिडिओ करते आहे, जेणेकरून ह्याच्यामध्ये मला व्यवस्थित माहिती देता येईल आणि बाहेरच्या ह्याच्यात गर्दी गोंगाट असतो तर तो आवाज नीट येत नाही म्हणून। तर हे साचीचं जे स्तूप आहे ना तर ते बौद्ध भिक्खूंसाठी हे खूप महत्त्वाचं हे आहे। कारण त्यानंतर साधारण 700-800 वर्षांनंतर सुद्धा बऱ्याच बौद्ध भिक्षूंना तिथे शिकवण दिली जायची, धार्मिक ग्रंथांची शिकवण दिली जायची आणि एक प्रकारची ती एक गुरुकुलच होतं ते। तर अशा पद्धतीने हे साचीचं स्तूप आहे तर ते बघायला आपण जाणार आहोत। बऱ्याच वर्षांपासून काय झालेलं होतं की ह्याच्यामध्ये ह्याकडे दुर्लक्ष झालेलं होतं, पण गेल्या काही वर्षांपासून पुन्हा एकदा ह्याला महत्त्व प्राप्त झालेलं आहे। आणि असंच असतं ना की जे अस्सल सोनं असतं, जो अस्सल हिरा असतो तो चमकल्याशिवाय राहत नाही, तशाच पद्धतीने ही जी हेरिटेज साईट आहे ह्याला वर्ल्ड हेरिटेजचा दर्जा मिळालेला आहे। म्हणूनच 200च्या नोटेवरती हे साचीच्या स्तूपाचं हे आहे, चित्र आहे। तर या सगळ्याला पुन्हा एकदा अनुभवण्यासाठी आज आपण तिथे जाणार आहोत। बघूयात याच्यामध्ये काय काय आहे ते। तर स्तूप म्हणजे अशी दगडी गोलाकार रचना, म्हणजे घुमटासारखी असणारी अशी रचना। तर मी सांगितल्याप्रमाणे हे सगळं दगडी बांधकाम आहे। हा वास्तुकलेचा शिल्पकलेचा अतिशय उत्तम असा नमुना आहे। आणि अशोकाची जी पत्नी होती, जी व्यापाऱ्याची मुलगी होती देवी, तर तिचं जन्मस्थान होतं हे आणि त्यामुळे आणि अशोकाचा विवाह सुद्धा ह्याच भागामध्ये झालेला होता, इथेच झालेला होता, म्हणून हे स्तूप बांधण्यात आलं। भगवान बुद्धांची शिकवण ही फॉलो करत होता सम्राट अशोक आणि म्हणून ते जतन करण्यासाठी, त्यांचे अवशेष जतन करण्यासाठी म्हणून हे स्तूप त्याने 300व्या शतकामध्ये साधारण हे स्तूप बांधलं। आणि हे स्तूप वास्तुकलेचा अतिशय सुंदर नमुना आहे। तर आपण आज हे बघणार आहोत
चला तर मग आज आपण या स्तूपाला भेट देणार आहोत सांची इथल्या. स्टे ट्यून्ड ना सगळेजण आणि शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघत राहा. आणि तुम्ही कोणी हे बघितलेलं आहे का? भोपाळजवळ साधारण 46 किलोमीटरवरती आहे. तर तुम्ही बघितलेलं असेल तर कॉमेंट करून मला नक्की सांगा. तुमच्याकडे कोणाकडे 200 रुपयाच्या नोटेवरती हे सांचीचं स्तूप आहे हे तुम्ही नोटीस केलेलं होतं का? हे पण मला कॉमेंट करून सांगा. मला मजा वाटेल ऐकायला. चला तर मग आम्ही आलेलो आहोत सांची इथल्या बुद्ध विहाराला आणि आता रात्रीचा आमचा लेझर शो आहे. तिथे मागे तुम्हाला तो गोल घुमट दिसतोय ना, तर इथे आम्हाला आता जायचं आहे लेझर शो साठी. नहीं पण फार असं काही नाही. प्रस्तुति के दौरान ऐसा कोई काम न करें जिससे आपके साथी दर्शकों को परेशानी हो अथवा कार्यक्रम में विघ्न पड़े. अपने मोबाइल फोन्स या तो स्विच ऑफ कर लें या साइलेंट मोड में डाल दें. हम आपके सहयोग के लिए आपके आभारी हैं और उन्हें न्योता देते हैं कि वे साक्षी बने भारत. अर्थात इस कथा के कथावाचक इतिहास और वर्तमान ही होंगे. तो आइए उत्सुक वर्तमान के प्रश्न सुने और रहस्यमय इतिहास के गर्भ में झांकें. इतिहास इतिहास ये तो मुझे कहाँ ले आए? काकनाद बोट या बोट श्री पर्वत भी कह सकते हो, जिसे आज तुम सांची कहते हो. उसके ये प्राचीन नाम ही तो हैं. मेरा मन विचलित हो रहा है. कारण है वर्तमान, कारण है. हिंसा और शांति का गहरा रिश्ता है. जो भीतर से अशांत होता है वो बाहर भी अशांति ही करता है. जो भीतर से हिंसक होता है वो बाहर भी हिंसा फैलाता है. इसलिए पहले तुम भीतर से शांत हो. अब ज्योति के उस पुंज को देखो. केवल तथागत बुद्ध के ही नहीं, उनके महान शिष्य सारिपुत्र और महामाकल्यायन के अस्थि अवशेष भी सांची. हे अग्रज, आप फिर मुझे भ्रमित कर रहे हैं. अच्छा चलो, तुम्हें समय के एक और पक्ष की ओर ले चलता हूँ. चलो मेरे साथ. ईसा के लगभग 600 साल पहले प्राचीन मगध की राजधानी राजगीर, जिसे आज राजगीर के नाम से जानते हैं. दर्शन मात्र से मेरा मन प्रेम और करुणा से भर उठा. क्रोध और शत्रुता जाती रही. हृदय दया और मैत्री जैसे कोमल भावों को पा निर्मल हो गया. भगवान बुद्ध के दर्शन हुए हैं. आज तथागत जीवन बहन भिक्षा पात्र उठाए भिक्षु संघ के साथ राजगृह की ओर जाते थे. आज के दिन कुछ विशेष होने वाला है. देखो. मित्र विजय, ये बहुत विशुद्ध दल तो हमारी ओर ही आ रहा है. हाँ जय, और देख, लगता है उनके आगे आगे स्वयं भगवान बुद्ध चले आते हैं. भगवान बुद्ध, मैं भी उन्हें भिक्षा दूंगा. पुण्य कर्म के कारण तथागत के परिनिर्वाण के 200 वर्ष बाद वह बालक पाटलिपुत्र में सम्राट बनेगा. वह चक्रवर्ती सम्राट मनुष्यता की भलाई के लिए
मेरी अस्थियों के अवशेषों को दूर दूर तक ले जाएगा और उन पर 84,000 स्तूपों का निर्माण करेगा। वह पूरे जम्बू द्वीप को मेरे अवशेषों से सजा देगा, जिसका मनुष्य ही नहीं देवता भी आदर करेंगे। बुद्ध की वाणी सच हुई। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 200 साल बाद पाटलिपुत्र में दूसरे मौर्य सम्राट और सम्राट चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार के घर में एक बेटे ने जन्म लिया, अशोक। जिसके जन्म की भविष्यवाणी स्वयं भगवान करें, ऐसे पुत्र को पाकर तो सम्राट बिंदुसार धन्य हो गए होंगे। तब होता गया। पिता ने उसे पाटलिपुत्र से दूर रखने के लिए उज्जैन का राज्यपाल बनाकर भेज दिया। जो प्रेम अशोक को पिता से नहीं मिला, वो विदिशा नगर के सरकार की बेटी देवी से प्राप्त हुआ। देवी से विवाह के बाद अशोक अपनी गृहस्थी और राजकाज में व्यस्त हो गया। पर सुख के क्षण अधिक नहीं थे। कुछ बिंदुसार ने अशोक को उज्जैन से तक्षशिला जाने का आदेश दिया। अशोक ने हिंसा का उत्तर प्रतिहिंसा से दिया और विद्रोह को कुचल कर रख दिया। पाटलिपुत्र का सिंहासन उसने एक कर अपने सभी भाइयों की हत्या की और पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया। इस गृह युद्ध में पिता बिंदुसार की भी बलि दे दी। निरंकुश अशोक अपनी हिंसा को तृप्त करने के अवसर खोजने लगा। लाखों शादी छोड़ अपने सामने युद्ध भूमि में दर्द से चीख रहे सैनिकों, हजारों विधवाओं का रोना, गुप्त के साथ लुम्बिनी पहुंचा, जहां तथागत का जन्म हुआ था। फिर बोधगया, जहां बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। उसने सारनाथ के दर्शन किए, जहां बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन किया था। श्रावस्ती के जेतवन की यात्रा की, जहां बुद्ध ने कई वर्ष वास किए थे। और कुशीनारा भी गया, जहां बुद्ध ने परिनिर्वाण प्राप्त किया था। अशोक के मन में विचार है। मैंने तो कुशीनारा में तथागत के अस्थि अवशेषों पर बने स्तूप के दर्शन किए हैं, पर मेरा देश, मेरी प्रजा कैसे करे? कैसे मैं विश्वास दिलाऊं मनुष्यता को कि इसी जीवन में बदल डालने का निर्णय लिया। अशोक ने शांतिपूर्ण तरीकों से दूसरे राज्यों और गणराज्यों से तथागत के अस्थि अवशेषों को प्राप्त कर उनका बंटवारा करवाया। और स्फटिक की 84,000 छोटी छोटी पेटियों में तथागत की पवित्र अस्थियों को रखा। उन पेटियों को अस्थि कलशों में रखाकर उनके साथ 84,000 आलेख रखवाए गए। जिस दिन 84,000 स्तूपों के निर्माण का काम पूरा हुआ, उस दिन से अशोक एक समय का दुष्ट हत्यारा चंद्रशोक अब धर्मशोक था। यहाँ बेसनगर में बसता था। उनके प्रिय महेंद्र और संघमित्रा की मां, उनकी पत्नी देवी, किसी तपस्विनी, किसी भिक्षुओं की तरह बुद्ध, संग और धन की उपासना कर रही थी। इसलिए सांची के स्तूप के लिए इस स्थान को चुना गया। देवी ने यह भिक्षुओं के लिए विहार बनवाया। अशोक स्तूप बनवाया और साथ ही 42 फीट ऊंचा अशोक स्तंभ भी लगवाया। यह स्तंभ सारनाथ के अशोक स्तंभ जैसा ही था।
स्तंभ पर ब्राह्मी लिपि में अशोक का शिलालेख है। स्तूप में भी साथ साथ रहे, दाएं रखा, जैसे दोनों बुद्ध के दाएं और बाएं रहा करते थे। सांची के पास सतधार के स्तूप में भी इस प्रकार सारे पुत्र भगवान को लूटने की चाह में सांची के स्मारकों को बड़ा नुकसान पहुंचाया। 1851 में सर अलेक्जेंडर FC मैसी द्वारा कई स्मारकों की खुदाई करने की जल्दबाजी में भी स्मारकों के नुकसान और लूट में योगदान दिया। हालांकि वे स्तूप क्रमांक 2 और 3 से 80 अवशेषों की छोटी छोटी पेटियां बनाने में सफल हुए। स्तूप क्रमांक 3 से मिली 2 पेटियों के ढक्कन पर छोटा अभिलेख लिखा था। जो पेटी दक्षिण की ओर थी उस पर लिखा था सारिपुत्र, यानी सारिपुत्र के, और जो उत्तर की ओर थी उस पर लिखा था महामोगलाम, यानी महामौगलायन के। समृद्ध होती रही। 14वीं शताब्दी के बाद सांची विराम हो गया। सन 1818 में सांची प्रकाश में तब आया जब जनरल टेलर ने सांची के खंडहरों को ढूंढ निकाला। खंडहरों के प्रकाश में आते ही सांची खजानों की खोज करने वाले शिकारियों और उत्साही पर अप्रशिक्षित पुरातत्व शास्त्रियों का शिकार स्थल बन गया। मार्शल ने व्यवस्थित उत्खनन कर स्तूपों एवं विहारों को सामने लाने एवं वर्तमान स्वरूप में लाने के लिए अथक प्रयास किया। इतिहास पर यहाँ स्तूपों के तथागत के अग्रशावक और अग्रशाविकान धर्मोपासक अपने कदमों के निशान छोड़ रहे हैं। मेरा यही संदेश है तुम्हारे लिए और उन सब के लिए जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही है। आप लोग बुद्ध, संघ और धर्म की महान परंपरा के उत्तराधिकारी हो। आप खुद निर्णय पहली शताब्दी में चारों दिशाओं में 4 तोरण द्वार और स्तूप के चारों वेदिका जोड़ी गई। तोरण द्वारों पर जाकर चलकर बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं और उसके बाद के धम्म से संबंधित इतिहास और आख्यानों को शिल्पों में उकेरा गया है। इनमें अशोक का बोधि वृक्ष का दर्शन और प्रवास भी उल्लेखनीय है। ध्यान देने वाली बात यह है कि तोरण द्वार के इन शिल्पों में बुद्ध को मूर्ति रूप में न दिखाकर सिंहासन, चक्र और पद्मचिन्ह जैसे प्रतीकों में दिखाया गया है। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के समर्थक थे, पर उनके शासन में सांची और कला का विकास हुआ। गुप्त काल में स्तूप के पास कई मंदिर और विहार भी बने। 7वीं से 12वीं शताब्दी तक मंदिर और विहारों का निर्माण होता रहा और वैदिक धर्म और बुद्ध धर्म साथ साथ